लड़कियां तो पराया माल होती हैं। मेरे कानों में जब ये आवाज पहली बार पड़ी थी तो मैं सुन होके रह गई थी। उम्र 4 या 5 साल थी। इस उम्र में बातें कानों में पड़ती हैं, लेकिन हर बार का मतलब समझ में नहीं आ सकता। मैंने इसका मतलब समझने के लिए अपनी अम्मी से पूछा था कि आपने इस औरत से जो कहा था कि लड़कियां पराया माल होती हैं, इसका मतलब क्या है। अम्मी ने मुझे यूं टाल दिया जैसे किसी राज पर पर्दा डाल दिया हो। मेरे दिल पर खौफ तारी हो गया था। अम्मी और अब्बा जान मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अब और ज्यादा उनके साथ चिपकने लगी। मैं शायद इन पर यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि मैं पराया नहीं, इनकी अपनी लाडली बेटी हूँ। अम्मी ने ये बात इस औरत से उस वक्त कही थी जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था। अपने माँ बाप की औलाद हम 2 थे और 2 ही रहे। मेरा भाई पैदा हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई। एक जीता जागता खिलौना मिल गया था। लेकिन मेरी खुशी थोड़े ही अरसे बाद मर गई। अम्मी और अब्बा का प्यार मुझसे छीनकर मेरे भाई को मिल गया। मैं अम्मी के साथ सोया करती थी, अब मेरी जगह मेरे भाई ने ले ली। हर लड़की को अपना छोटा भाई भागने दौड़ने की उम्र तक बहुत प्यारा लगता है। मुझे भी वो प्यारा लगता था। लेकिन जब मैं 8-9 साल की और वो 4-5 साल का हुआ तो मुझे उससे चिढ़ हो गई। मैं घर की नौकरानी बन गई। मेरे खिलौनों और मेरी हर चीज का वो मालिक बन गया। मैं स्कूल जाने लगी थी। घर आती तो मुझे अपने भाई की देखभाल भी करनी पड़ती। इसका हर हुक्म मानना पड़ता और इसकी हर फरमाइश मुझसे पूरी करवाई जाती। वो आखिर मेरा भाई था, उसके हुक्म और फरमाइशें पूरी करने से मैं तंग न आती थी। मुझे अपनी अम्मी और मोहल्ले की औरतों की बातों ने ऐसा परेशान किया कि मुझे भाई बुरा लगने लगा। औरतों को बातें करनी होती हैं, वो नहीं देखती कि बच्चे भी सुन रहे हैं। बाज बातें बच्चों की मौजूदगी में करने वाली नहीं होती। ये अल्फाज लड़कियों की माओ के मुंह से बेख्तियार निकल जाते हैं। लड़कियां पराया माल होती हैं। खुदा दे तो लड़का दे, नहीं तो बेऔलाद अच्छे। यही अल्फाज मेरी अम्मी की जुबान पर चढ़ गए। ये तो उसने बारहा कहा, अब के भी लड़की पैदा होती तो मैं जीते जी मर जाती। मेरा भाई खूबसूरत था, लेकिन जिस्मानी लिहाज से जरा कमजोर लगता था। मोहल्ले की औरतें उसे देखकर कहा करती थी कि बच्चे को दूध मक्खन और बलाई खिलाओ। लड़की देखो कितनी तंदुरुस्त है, ऐसी सेहत तो लड़के की होनी चाहिए। और मैंने देखा कि फ्रूट आता तो लड़के के लिए, दूध की सारी बलाई लड़के को खिला दी जाती। कई बार यूं हुआ कि अब्बा जान ने मुझे भी एक सेब या केला या कोई चीज दे दी तो मेरी अम्मी ने ये जरूर कहा, लड़कियों को इतनी खुराक देने से क्या फायदा, हट्टी कट्टी होकर किसी दूसरे का घर जा बसाएंगी। किसका घर? ये सवाल मुझे परेशान करने लगा। मैं किसका घर जा बसाऊंगी? मैं किसका माल हूँ? लड़कियों को क्यों तंदुरुस्त नहीं होना चाहिए? ये सवाल हर लड़की को परेशान करते हैं, मगर वो किसी से पूछने से डरती हैं। मैं ये समझी कि भाई के आ जाने से मेरी अहमियत खत्म हो गई है। अगर भाई ना आता तो मैं ही अम्मी और अब्बा की प्यारी बेटी बनी रहती। मेरी इस सोच का नतीजा ये हुआ कि मुझे अपने भाई से नफरत होगी। मैं स्कूल जाती रही, घर का कामकाज गहरी दिलचस्पी से करके अम्मी और अब्बा के दिल में प्यार पैदा करने की कोशिश करती रही। पढ़ाई में भी बहुत मेहनत करती ताकि अम्मी और अब्बा मुझसे खुश रहें। लेकिन मैंने देखा कि जो अहमियत मेरे भाई को हासिल थी वो मुझे हासिल न हो सकी। हम दोनों बड़े होते गए। मुझे समझ आने लगी कि लड़कियों को पराया माल क्यों कहते हैं, लेकिन मैं ये ना समझ सकी कि लड़कियों को लड़कों जैसी अहमियत क्यों नहीं दी जाती। हालांकि इंसानी जिंदगी का निजाम औरत के बगैर नहीं चल सकता। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती कि मर्द और औरत में कौन ज्यादा अहम है। मेरे लिए जहेज बनना शुरू हो गया। दरमियाना तबके के लोग एक ही बार जहेज नहीं बना सकते। घोंसला बनाने की तरह तिनका तिनका इकट्ठा करते रहते हैं। महदूद आमदनी वाले माँ बाप वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। यही कैफियत हमारे घर में पैदा हुई। मेरी अम्मी मेरे लिए एक जोड़ा कपड़ों का खरीदती तो मोहल्ले की औरतों को दिखाती। औरतें देखकर जहाँ ये कहती कि अल्लाह लड़की की किस्मत अच्छी करे, वहाँ ये भी कहती अल्लाह किसी को बेटी ना दे, ये तो पराया माल है, पाल पोस कर दूसरों के हवाले कर दो। उस वक्त गालबन मेरी उम्र 13 साल थी जब मेरी शादी का पहला जोड़ा अम्मी खरीद लाई थी। 13 साल की उम्र में लड़कियां और लड़के हर बात समझ लेते हैं। औरतों ने जो बातें कही वो मैं समझ गई। इनमें से किसी ने भी खुशी का इजहार ना किया। अम्मी को भी मैंने उदास देखा। इसके बाद मेरे जहेज की कोई ना कोई चीज आ जाती और अम्मी उदास हो जाती। मुझे यकीन था कि अम्मी इसलिए उदास नहीं होती कि मैं 2-4 साल बाद उनसे हमेशा के लिए जुदा हो जाऊंगी, बल्कि इसलिए अब्बा जान की आमदनी पराये माल पर जाया हो रही थी। माँ और मोहल्ले की औरतों ने ये मेरे जहन पर नक्श कर दिया कि लड़कियां अपने माँ बाप के घर में बिन बुलाई मेहमान होती हैं और नागवार बोझ। हमारे मोहल्ले में 7 साल की एक बच्ची मर गई तो एक औरत ने मेरी अम्मी को बताया कि फलां की बच्ची मर गई है। अम्मी ने बड़े अफसोस के लहजे में कहा, बहुत प्यारी बच्ची थी, बेटी किसी किस्मत वाले की मरती है। औरत ने कहा, अच्छा हुआ संभाली गई और माँ बाप यहीं से फारग हो गए। मैं आज जबकि खुद कई बेटियों की माँ हूँ तफसील से बता सकती हूँ कि इस औरत ने जो कुछ कहा था इसमें माँ बाप की कितनी बेबसी, कितनी मजबूरियां और जज्बात का कितना खून छुपा हुआ था। रस्मो रिवाज और तंग दस्ती के मारे हुए लोग इसके सिवा कह भी और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जब ये अल्फाज 13-14 साल की कच्ची उम्र की लड़की के कानों में पड़ते हैं तो उसके वजूद
वजूद और उसकी जात के अंदर एक मौत वाक़या हो जाती है। वो अपने आप को कब्र में लेटा महसूस करती है। उसे अपने माँ बाप उस पर मिट्टी डालते नजर आते हैं और मुआशरे में अपनी अहमियत और अपनी खुद एतमादी खो बैठती है और इसके नताइज ना उसके लिए अच्छे होते हैं और ना उसके ससुराल के लिए। मेरी अम्मी ये भी कहा करती कि बेटी को तो सिर्फ रुखसत करना है, फर्ज अदा करने वाली बात है, शादी तो बेटे की करूंगी। ये शहर याद किया करेगा कि किसी ने अपने बेटे की शादी की थी। लड़कियों का क्या है। मैं कूड़ा करती और मेरे दिल पर घुटन तारी रहती थी। अपने भाई के साथ तो मेरी बोलचाल तकरीबन बंद हो गई थी। ऐसे लगता था जैसे मेरी बदबख्ती का मुजरिम यही लड़का है। मैंने मैट्रिक पास कर लिया। आगे पढ़ने का शौक था मगर माँ बाप ने कहा कि लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं होता। वो दरअसल ये कहना चाहते थे कि लड़कियों को तो चूल्हे में झोंकना होता है। फिर वो वक्त आ गया कि मैं दुल्हन बनी और बारात आकर मुझे साथ ले गई। हमारी अपनी बरादरी का लड़का था। मैं उसे अच्छी तरह जानती थी। वाजबी सी शक्लो सूरत और रंग सांवला था। मेरी पसंद कुछ और थी, लेकिन यहाँ मसला मेरे जज्बात और मेरी पसंद का नहीं था, क्योंकि मैं एक बोझ थी जिसे मेरे माँ बाप उतार फेंकना चाहते थे। मुझे ये भी मालूम था कि मेरी होने वाली सास अच्छी नीयत की औरत नहीं और ससुर सीधा सा आदमी है जिसे मेरी सास ने अपना गुलाम बना रखा है। 2 ननंदें थी, एक शादीशुदा और एक अभी छोटी थी। मेरा खामन शहर में ही एक प्राइवेट फर्म में मुलाजिम था। पहली रात दूल्हा मियाँ ने मुझे लेक्चर दिया जिसका लुबे लबाब ये था कि औरत घर चलाती है और मर्द कमाता है, लेकिन हुक्म सिर्फ खामद का चलना चाहिए और बेबी को खामद के जज्बात और इसके आरामो साइश का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। मुझे जल्दी पता चल गया कि इस घर में किसी खामद का हुक्म नहीं चलता, बल्कि वहाँ उसकी माँ डिक्टेटर है और इसका बाप उसका गुलाम है। मैं भी उसकी गुलाम बन गई। मुझे बड़ी जल्दी एहसास दिला दिया गया कि मैं इस घर में ऊपर के काम करने वाली नौकरानी हूँ। मुझे हांडी रोटी की इजाजत नहीं थी। मैं अपनी मर्जी और आजादी से अपने खामद को हांडी से सालन डालकर नहीं दे सकती थी। मैं खुद बावर्ची खाने की किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती थी, यहाँ तक कि मैं अपनी मर्जी से अपने खामद को भी हाथ लगाने से डरती थी। मेरी सास ने ऐसा रवैया इख्तियार कर रखा था कि दिन के वक्त मेरा खामद मेरे साथ अपने कमरे में नहीं बैठ सकता था। खामदों की माएं वो वक्त भूल जाती हैं जब वो खुद दुल्हने बनकर ससुराल आती हैं। बुढ़ापा इनके जज्बात को सर्द कर देता है और वो बहुओं के जज्बात को भी कत्ल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अक्सर नाकाम रहती हैं। दुल्हा और दुल्हन को जज्बात से महरूम नहीं किया जा सकता। मैंने तो अपने दिल पर पत्थर रख लिया था, मेरा खामद अपने दिल पर जबर ना कर सका। अक्सर यूं होता कि मेरा खामद दफ्तर से आता और मुझे अपने कमरे में बुलाता। मेरी जगह उसकी माँ चली जाती और फौरन ही मुंह बसोरे बाहर आ जाती। इसके बाद मैं जाती। इसका नतीजा ये हुआ कि सास मुझसे रूठी रूठी रहने लगी। मैंने छोटी सी उम्र में अपने घर में बहुत ज्यादा काम करने की आदत पैदा कर ली थी। इस तरीके में मैं अपने माँ बाप के दिल में प्यार पैदा करना चाहती थी। ससुराल में भी मैंने यही तरीका इख्तियार किया। मुझे उम्मीद थी कि सास के दिल में प्यार पैदा कर सकूंगी, मगर उसके दिल में ये शिकायत पैदा होगी कि मैं उसे घर के इंतजाम से बेदखल कर रही हूँ। ससुर बेचारे का तो ये हाल था कि घर में होते हुए भी जैसे गैर हाजिर रहता था। उसके लिए शायद ये हुक्म था कि अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाता रहे। ननंदें भी अपनी माँ के जेरे असर थी। इन सब की नजरों में मेरी हैसियत ऐसे थी जैसे मैं उनके घर में जबरदस्ती घुस आई हूँ और इनके बेटे को यहाँ से भगा ले जाने के लिए वर्गला रही हूँ। कभी तो मेरा दिल उचाट हो जाता था। माँ बाप ने पराया माल समझकर पराये लोगों के हवाले कर दिया और इन लोगों ने भी मुझे पराई ही समझा। इस अंधेरे में मेरे लिए मेरा खामद रोशनी का मीनार था। अपनी माँ की जहनियत और मेरे जज्बात को सिर्फ वही समझता था। उसने मुझसे 2-4 मरतबा कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। इससे मुझे रूहानी मसरत होती थी, लेकिन मुझ में इतनी अकल थी कि मैंने ये ख्वाहिश कभी भी ना की कि वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करता रहा करे। इसकी बजाय मैंने उसे ये कहा कि मर्द औरत की गुलामी करते अच्छे नहीं लगते। बहरहाल वो मेरा पूरी तरह ख्याल रखता था, मगर उसकी माँ की सल्तनत में ये जुर्म था। इस जुर्म की सजा मुझे मिलती। मेरी ननंदें भी मुझसे खिंची खिंची रहने लगी। मैं जब अपने घर जाती तो सास मुझे बड़े गौर से देखा करती थी कि मैं कुछ उठा के तो नहीं ले जा रही। एक रोज गई तो माँ ने बताया कि मेरी सास मोहल्ले की औरतों के साथ मेरे खिलाफ बातें करती रहती है। हमारे यहाँ यही रिवाज है कि जिसके खिलाफ शिकायत हो उसके साथ बात नहीं की जाती। शिकायत मोहल्ले की औरतों के जरिए उस तक पहुँचाई जाती है। मेरी सास ने मेरी शिकायतें औरतों के कानों में डाली और ये भी कहा कि किसी से जिक्र न करना। वो जानती थी कि ये औरतें और किसी से जिक्र करें न करें, मेरी माँ के साथ जरूर जिक्र करेंगी और यही इसका मकसद था।